हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान की इतिहास में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, और इतनी सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां एक लिंक दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। और हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के अलावा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है इतिहास के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ऑलराइट, तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन। वो सारे टॉपिक जानेंगे जो इस चैप्टर में हमें कंप्लीट करने हैं। कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड हैं। शुरू किया जाए, चलिए देखते हैं। देखें भाई, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। सबसे पहली बात तो चर्चा करते हैं भारत में राष्ट्रवाद इस टाइटल पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, बताना जरा कमेंट करके। क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से मानी जाती है? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब बात करनी है भारत में राष्ट्रवाद। भारत भी कई सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा था, अंग्रेजों के अंडर में रहा था। हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा था और उनकी सारी बातों को मानते हुए हमें सारे काम करने पड़ रहे थे। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है भारत में जब भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, भारत के राजनीतिज्ञों के द्वारा राष्ट्रवाद की लड़ाई प्रारंभ करी गई थी कि नहीं, हमें इन अंग्रेजों को भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। ऑलराइट, बात आ रही है समझ में, कनेक्टिविटी आ रही है समझ में। तो राष्ट्रवाद को लेकर समय समय पर कई सारे आंदोलन करे गए। उन आंदोलनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया और अंग्रेजी शासन को यह जताया गया कि हम भी सक्रिय हैं, हम अब ज्यादा दिनों तक आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, हम भी आजाद होंगे, आपको हमारा देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो शुरुआत अपन करेंगे आज के इस सेशन की, आज के इस पाठ परिचय की, इसके पहले टॉपिक से। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है पाठ परिचय में? पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? इसका पहला टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और असहयोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, और उस दौरान जब विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जितनी भी गतिविधियां हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पूरे विश्व को उससे हानि हुई थी। भारत भी उसके चपेट में आ ही गया था। भारत में भी बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी का दौर आ गया था, महामारियों का दौर भी आ गया था। उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन अब क्या होता है? गांधी जी ने एक आंदोलन चालू किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग शब्द का क्या मतलब है कि अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो वो ज्यादा दिन हमारे यहाँ नहीं टिक पाएंगे। इस बात को लेकर कई तरीके से उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। क्या क्या घटनाएं घटी थी इस आंदोलन में, चैप्टर के अंदर हम जानेंगे, टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। फिर बारी आती है सत्याग्रह का विचार। किसका विचार था ये? गांधी जी का विचार था। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह।
किसका विचार था? ये गांधी जी का विचार था। और सत्य के लिए आग्रह, गांधी जी ने कहा था कि हम हथियारों के बल पर नहीं, बंदूक के बल पर नहीं, गोलियों के बल पर नहीं, लड़ाई के बल पर ये लड़ाई नहीं जीतेंगे। हम जीतेंगे सत्य के आधार पर, शांति के आधार पर। ठीक है। और सत्याग्रह की अवधारणा गांधी जी लेके आए थे। और सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। दरअसल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और लगभग 21 वर्ष तक वहां पर रहे थे। और सन 1915 में 9 जनवरी सन 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे थे। ठीक है। और भारत आके जब उन्होंने भारत की दुर्दशा देखी कि देश जो है एकदम से पूरा अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है, सभी हर जगह से परेशान है। ठीक है। तो उन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से लोगों में चेतना जगाई कि भाई जागो, उठो, हमें अपना देश जीतना है, हमें आजादी चाहिए, इनको भगाना है। कई सारे आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने प्रयास करे। फिर बात आती है रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट 1919, अंग्रेजों ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम 1919। इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें ये किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार भी किया। और जिन्हें ये गिरफ्तार कर लेते थे वो ना तो अपना वकील हायर कर सकते थे, ना अपील कर सकते थे, ना दलील कर सकते थे। ठीक है। यानी कि बिना किसी आधार पर, बिना किसी जुर्म के व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, असीमित समय के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। और वो व्यक्ति ना तो वकील हायर कर सकता था, ना मुकदमा दायर कर सकता था, ना कोई अपील कर सकता था। यानी कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का ये काला कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था। इससे भी जनता परेशान हो गई थी। फिर ये बात आती है कि असहयोग ही क्यों? ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था? अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किस प्रकार से? क्योंकि भारत के लोग उस समय अंग्रेजों के कब्जे में थे। अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले, जो अस्पताल खोले, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस खोले, वहीं भारतीय पढ़ने जाते थे, इलाज कराने जाते थे, काम करने जाते थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए वस्त्रों को पहनते थे। ये सब क्या है? अंग्रेजों का सहयोग करना है। ठीक है। अंग्रेजों की सभ्यता को अपनाना है, उनका सहयोग करना है, उनको बढ़ावा देना है। और गांधी जी कहते थे जब ये सब चीजें उपयोग करना हम बंद कर देंगे जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, तभी इनको समझ में आएगा कि आपके हमारे सहयोग के द्वारा ही आप इस देश में टिके हुए हैं। और जिस दिन हम इनका सहयोग करना बंद कर देंगे वो दिन दूर नहीं कि ये वापस अपने देश में ही पहुंचेंगे। क्लियर? फिर आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं भी देखने को मिलेंगी हमें। ठीक है। किस तरीके की धाराएं? यानी कि जो गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे उनका अलग अलग जगह हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। शहरों में जब ये आंदोलन हुआ तो शहरों में शहरों के लोगों ने इस आंदोलन को किस स्वरूप में देखा, कैसे अपनाया और कौन कौन सी बातें करी। ऑलराइट। फिर ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, गांधी जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रवादी आंदोलन को ग्रामीण इलाकों के व्यक्तियों ने किस नजरिए से देखा और कैसे उसे अपनाया और कैसे उस पर अमल किया। उसके बाद बागानों में स्वराज की बात कहेंगे। बागान जैसे असम के चाय बागानों की हम बात करें तो बागानों में काम करने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने स्वराज की अवधारणा को कैसे देखा। स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वराज शब्द का अर्थ होता है अपना राज, स्वयं का राज। क्या मतलब है अपने राज या स्वयं के राज या स्वराज से? उस शब्द का ये मतलब है कि अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति चाहिए है, हमें अपना राज चाहिए है। क्लियर हो रही बात? अंग्रेजों को दूर भगाना है यहां से और यहां अब अंग्रेजों का राज नहीं रहेगा, हमारा राज रहेगा। तो शहरों में किस तरीके से स्वराज की अवधारणा को लोगों ने अपनाया, ग्रामीण इलाकों में कैसे अपनाया, बागानों में कैसे। अब बागानों में काम करने वाले जो लोग थे वो चार दीवारी के भीतर रह के काम करते थे। उनको एक एग्रीमेंट के तहत बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि आपको मान लो कि 5 साल तक उन बागानों में काम करना पड़ेगा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, जो भी सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी। ठीक है। अब भाई चले गए वो वहां पर और बागानों में जब काम करने के लिए गए तो बागानों से बाहर निकलने की भी उन्हें परमिशन नहीं थी।
ठीक है। और जिस अनुबंध एग्रीमेंट के तहत जिन शर्तों के आधार पर उन्हें ले जाया गया था, वो शर्तें वहां पर कहीं नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए स्वराज का क्या मतलब था? उन्हें बस ये मतलब था कि हमें इस चार दीवारी से मुक्ति मिल जाए, बस। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि हमारा देश आजाद होगा तो स्वराज होगा, क्योंकि भाई वो इस तरीके से कैद थे, ऐसे जिंदगी जी रहे थे कि उनके लिए उस चार दीवारी से बाहर आना ही सबसे बड़ी आजादी थी, ठीक है। तो उनके लिए स्वराज का अलग मतलब था। ऐसे आंदोलन के भीतर जो अलग अलग धाराएं पनपी और स्वराज का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने कैसे लगाया, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद देखें, सविनय अवज्ञा की ओर गांधी जी ने सन 1930 में एक दांडी यात्रा करी थी। भाई, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जिसे नमक यात्रा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दांडी नमक यात्रा को? दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, अब ये नमक यात्रा क्या थी? तो भाई अंग्रेजों ने कहीं का नहीं छोड़ा था भारतीयों को। हर जगह से अंग्रेजों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। भाई आने दो, जहां से भी आए, कैसे भी कानून बना के बस पैसा आए। तो इन्होंने नमक पर कानून बना दिया था, नमक पर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। आप सोचो, नमक पर, ठीक है। और नमक बनाने के अधिकार पूरे के पूरे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गए थे कि सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही नमक बन पाएगा और बाकी किसी को नमक बनाने का अधिकार नहीं है। तो भाई गांधी जी ने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, नमक पर भला कौन टैक्स लगाता है, नमक पर भला कौन कर लगाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से एक यात्रा प्रारंभ करी अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे कहां? दांडी। गुजरात का एक जिला है दांडी, और वहां समुद्र किनारे जाकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, और वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ऑलराइट, फिर जानेंगे कि लोगों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी। ऑलराइट, ये सारी चीजें जानेंगे। फिर जानेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव लोगों के बीच में कैसे उमड़ा, यानी कि जो इतने सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी के द्वारा ये तमाम आंदोलन चलाए जा रहे थे पूरे देश की जनता को एक करने के लिए, ब्रिटिश सरकार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए और पूरे देश की जनता को एक करने के लिए गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे, उससे हमारे देश की जनता में एक सामूहिक अपनेपन का भाव जागृत हुआ कि हम सभी एक हैं। भले हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग भाषा को बोलते हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। तो इन सारे तमाम आंदोलन की वजह से हमारे भारत देश के लोगों में एक सामूहिक अपनेपन का भाव जागा और सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी प्राप्त भी करी। ऑलराइट, क्लियर है। फिर हम जानेंगे इस चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में। ऑलराइट, क्लियर है। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हम क्या जानेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आपको एक पेज में काफी सारे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, प्रश्नावली दी होती है, अभ्यासगत प्रश्न दिए होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। किस फॉर्म में? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के फॉर्म में। ये सेशन एक अलग से होगा, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं इनको अलग अलग वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे वीडियो में सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, बहुत लेंदी नहीं होंगे ताकि आप आसानी से पढ़ पाएं, और छोटे से छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में आपको दी जाएगी। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद बारी आएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और ऐसे आपको कितने? टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे? 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर बारी आएगी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल 20 सवाल कराए जाएंगे। किस फॉर्मेट में कराए जाएंगे? सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे, फिर लघुत्तरीय प्रश्न, और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराए जाएंगे।
10 अति लघुत्तरीय, 5 लघुत्तरीय और 5 दीर्घोत्तरीय। इस तरीके से टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको कराए जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक की हर एक लाइन से, जो भी क्वेश्चन हमें समझ में आता है वहां से डिजाइन किया जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और उसी फॉर्मेट में कराए जाते हैं सारे क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और इतना जब आप पढ़ लेंगे आपको कराया जाएगा पूरे चैप्टर का रिवीजन। जी हाँ, इतना सब कराने के बाद बात यही खत्म नहीं होती है, एक बार फिर से रिवीजन कराया जाएगा ताकि आपको सारी चीजें फिर से रिकॉल हो जाएं और एक लंबे समय तक याद हो जाएं। तो रिवीजन मस्ट है, क्योंकि नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। ऑलराइट, समझ में आ गई सारी बात? तो इस फॉर्मेट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रेडी रहना है, अपने नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही अगला वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वो सेशन ज्वाइन कर पाएं। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तैयार रहिएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।